फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 ही आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हमने पार्ट 1 में कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में पढ़ा था, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी। अब हम आज कुछ और प्रिंसिपल्स के बारे में पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब देखते हैं हम ये प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा ओनर है, ठीक है, और हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है एक दूसरे से। ओनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब अलग अलग क्यों माने गए हैं यहाँ पर? मान लीजिए हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जैसे ओनर बिजनेस में जब स्टार्ट करता है, बिजनेस को शुरू करता है, तो वो बिजनेस में कैपिटल लाता है। जो भी वो पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करता है हम उसको कहते हैं कैपिटल। अब वो बिजनेस में कैपिटल लाया, ठीक है, लेकिन बिजनेस से उसके बदले में वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि बिजनेस मुझे उसके बदले में प्रॉफिट कमा कर देगा, ठीक है। उसने बिजनेस में पैसा लगाया, उसके बदले में बिजनेस से ओनर की क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे प्रॉफिट अर्न करके मिलेगा। और अगर मान लो बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले ओनर चाहेगा कि जो भी मैंने कैपिटल का पैसा लगाया था पहले मुझे वो रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ये जो ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, इसको हम एक तरीके से लायबिलिटी भी कहते हैं। बिजनेस के लिए ये पैसा लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है कि बिजनेस ने ओनर की कैपिटल मतलब ओनर का पैसा चुकाना है, वापस देना है, ठीक है। अब लायबिलिटी भी क्या? इंटरनल लायबिलिटी। दो तरीके से लायबिलिटी हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस का ही पार्ट है, उसने कुछ पैसा बिजनेस को दिया तो वो इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन अगर बैंक से लोन लिया होता इस बिजनेस ने तो वो कहलाती बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी। की इस बिजनेस ने अगर किसी बैंक को पैसे देने हैं तो वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। अभी हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें बस क्या ध्यान रखना है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। बस सिंपल सी दो लाइनें। ओनर और बिजनेस अलग अलग है, अकाउंटिंग जो करनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थ्योरी पार्ट। बिजनेस इज considered to be separate from its owner। बिजनेस को और उसके ओनर को दोनों को सेपरेट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएगी वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी? बिजनेस के अकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे बिजनेस में जब वो कैपिटल लाया तो बिजनेस ने कैपिटल रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, लाइबिलिटी की तरीके से। अब जब बिजनेस से अगर वो ड्राइंग्स का पैसा विड्रॉ करता है, अपने घर खर्च के लिए पैसे लेकर जाता है, तो वो भी बिजनेस रिकॉर्ड करता है। हर तरीके की हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी और जो भी हमें करना है वो बिजनेस के तरीके से सोचना है हमें, कि हमें ये बिजनेस के तरीके से अकाउंटिंग करनी है। सिंपल सा प्रिंसिपल है, आसान सा। अब हम सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट
प्रिंसिपल। अब नाम से ही पता लग रहा है मनी मेज़र, ऐसी चीज़ें जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कहता है, देखते हैं हम, ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी measured in terms of money are recorded in books of accounts। ऐसी ट्रांजैक्शंस को जो मनी में मेज़र की जा सकती है, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उनको ही हमें रिकॉर्ड करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, कोई आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, क्वालिटीज़, वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, तो हम उसकी ये क्वालिटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वालिटीज़ में क्या हो गया, ऑनेस्टी, ठीक है, वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, तो क्वालिटीज़ ऑफ माय एम्प्लॉयज़ आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि इसको हम मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, किसी की अच्छाई को, किसी की क्वालिटी को, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में होगी, जो जो नंबर में होगी, डिजिट्स में होगी, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब हम थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को देखें, पीरियड मतलब कोई टाइम पीरियड, कुछ ना कुछ टाइम की बात कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि मान लो आज बिजनेस शुरू हुआ, अब वो आने वाले जितना भी साल चलेगा, जितने भी साल चलेगा, ठीक है, उसको क्या करना है, छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ दो। छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ दिया, पूरी बिजनेस लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ दिया। अब वो छोटे छोटे पीरियड्स क्या माने गए हैं, एक एक साल मान लिए हमने, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। अब एक एक साल में क्यों तोड़ा, जैसे एक साल मैंने बिजनेस रन किया, उस साल में देखा मैंने कितने का सामान बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया। फिर अगले साल मैंने देखा, अगले साल मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितनी सेल्स करी, बिजनेस में क्या खरीदा, क्या बेचा, वो देखा। तो यहाँ से मुझे मेरे एक एक साल की परफॉर्मेंस पता लग रही है। लेकिन अगर मैं इसको साल में नहीं बांटूंगी, सिंपल आज बिज़नेस शुरू हुआ, बस बिज़नेस चलता जा रहा है, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही, मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो हमने एक एक साल में बांट दिया। जैसे आपकी स्कूल लाइफ है, आप 12 साल स्कूल जाते हो, ठीक है, अगर ऐसा होता आपने आज एडमिशन ले लिया, आपको 12 साल स्कूल में पढ़ना है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, कि आप उठ रहे हो, गिर रहे हो, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हमें हमें वहाँ पर भी हमारी स्कूल लाइफ को भी एक एक साल में तोड़ दिया गया है कि आप पहले फर्स्ट क्लास में थे तो आपने इतना स्कोर करा, सेकंड में थे तो इतना स्कोर करा, फिर दोनों के मार्क्स हम कंपेयर कर सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। सिमिलरली बिजनेस में है कि एक एक साल में हमने तोड़ दिया। जो आप साल भर की अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो हमने तोड़ दिया इसको। तो अब एक साल में हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है, फिर उसको नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए ये कहता है प्रिंसिपल कि यहाँ पर हम पूरी लाइफ को बिजनेस की छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लाइफ ऑफ एन enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured
at regular intervals। हमने पूरी बिजनेस की लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, पूरे बिजनेस की लाइफ को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया इनटू स्मॉलर पीरियड्स, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को हर एक साल के गैप के बाद, हर एक 6 महीने के गैप के बाद हम उसको मेज़र कर सके कि हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल, वो है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, नाम से पता चल रहा है डिस्क्लोज करना, चीज़ों को बताना। ठीक है, तो एक बार पहले में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the economic affairs of the entity, entity means business, स्लैश लगाकर लिख देते हैं, should be reported in financial statements in an understandable manner। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर, फुली चीज़ों को दिखाना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे बिजनेस में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स, मनी से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस की ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो मनी से रिलेटेड है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बताए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैसे अंडरस्टैंडेबल मैनर में, ताकि वो सबको समझ आ सके। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में हो गया कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, हमें अपनी सारी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने अकाउंट्स में दिखाना है, फुली डिस्क्लोज करना है, हमें छुपाना नहीं है। मान लो अगर आपका कहीं पर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो आपको वो भी लिखना है, कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स में नीचे मेंशन करना है, बैलेंस शीट के नीचे मेंशन करना है कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छुपाना। आप सोचोगे कि ये तो कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुत इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है। ये हमारे बिजनेस में कोई भी डिसीजंस लेने में बहुत ही मतलब पता होना चाहिए हमें, नहीं तो हमारे डिसीजंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे पता होना चाहिए कि अगर हमारा कहीं केस चल रहा है तो वो भी लिखा होना चाहिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मनी से रिलेटेड रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब केस में भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि अगर हम केस हार गए तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मनी से रिलेट कर गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, फिफ्थ प्रिंसिपल, जो है कि हमारा है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, तो यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ऑल आइटम इज एन item is recorded in the books of account on the basis of materiality and it would influence the decision of an informed investor। ठीक है, अब मटीरियलिटी, मटीरियल का मतलब हो गया कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सन के लिए मटीरियल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, जबकि वही ट्रांजैक्शन दूसरे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि
आपने अपने बिजनेस में एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बिजनेस है, ठीक है, उसकी सेल्स है, साल भर की सेल्स है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन उसने अपने बिल्डिंग की रिपेयर करवाई उसमें लग गया 2.5 लाख रुपया। अब जिस पर्सन की सेल्स ही सिर्फ 1.5 लाख रुपए साल की सेल करता है, वो अपने सामान की रिपेयर करवा रहा है, वो बिल्डिंग की 2.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत मटेरियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो उसके डिसीजंस को इफ़ेक्ट करेगी। वो 10 बार सोचेगा कि मैं करवाऊँ रिपेयर या ना करवाऊँ, मेरे तो 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो इस पर्सन के लिए ये मटेरियल है, बहुत सोचना पड़ेगा इसको। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूँ कि दूसरा बिजनेस है, उसकी सेल्स है 150 करोड़, साल भर की 150 करोड़ की सेल्स करता है वो, और रिपेयर का खर्चा आ रहा है उसका बिल्डिंग का वही 2,50,000। तो जिस पर्सन की सेल्स ही साल भर की 150 करोड़ है, करोड़ में जा रही है, और अगर वो उसके लिए 2.5 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ गए, तो उसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं ना कहीं वो इतना नहीं सोचेगा इसको खर्च करने से पहले। तो इसके लिए ये है इममटीरियल इंफॉर्मेशन, इसके लिए है ये इममटीरियल इंफॉर्मेशन। इसी में अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके बिजनेस में आपने पेंसिल परचेज करी है, तो ये आपको लिए ज़्यादा मटेरियल नहीं है। कुछ भी आपने पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, स्टेशनरी का सामान खरीदा, आपके लिए इतनी मटेरियल नहीं है, ये क्या है, इममटीरियल हो गई। तो ये ज़्यादा आपके बिजनेस में डिसीजंस लेने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है, हमें क्या है, एन आइटम इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी, कि वो कितना हमारे बिजनेस के डिसीजन लेने को इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे बिजनेस में उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे ये पर्सन है, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेगा कि मैं करूँ ना करूँ, लेकिन ये पर्सन है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम पेंसिल पेन परचेज कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली हमें वो ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखकर रिकॉर्ड करना है जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर में। या फिर कोई इन्वेस्टर जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, इसकी सेल्स ही 1.5 लाख रुपए और ये 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, किस बेसिस पर करना है, उनकी मटीरियलिटी के बेसिस पर। अब हम सिक्स्थ प्रिंसिपल देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके दो नाम हैं, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले इसको भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्रॉफिट should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility are to be provided for in the books of accounts। एक और डेफिनेशन है इसकी, थोड़ी इजी लैंग्वेज में, कोई सी भी आप लिख सकते हो। दिस प्रिंसिपल said
does not record anticipated revenues but provides all anticipate losses। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है डज नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज। किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है? मान लो मेरे को कोई फ्यूचर में, मैं सोच रही हूँ मेरे को फ्यूचर में इस चीज़ से पैसा आने वाला है, प्रॉफिट कमाने वाली हूँ, तो उसको मुझे रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे कोई नुकसान आने वाला है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी। फिर से देखते हैं कि अगर मुझे लगता है मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट आने वाला है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी, लेकिन लॉसेस के लिए मुझे तैयार रहना है कि फ्यूचर में मुझे कोई लॉस आ सकता है तो मैं उसके लिए पहले से ही रेडी रहूँगी। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है इसका, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप प्रोविज़न बनाते हो डाउटफुल डेट्स के लिए। डाउटफुल डेट्स मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे देने थे लेकिन आपको उन पे शक है कि वो मुझे पैसे नहीं देंगे। ठीक है, आपको उन पे शक है वो मुझे पैसे नहीं देंगे, तो फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है इन लोगों की वजह से, इन बुरे आदमियों की वजह से आपको लॉस हो सकता है कि वो आपको पैसे वापस ना करें। तो आप इस लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे, आप पहले से कुछ सेविंग्स करना स्टार्ट कर दोगे ताकि आपको तब जोड़ना पड़े। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये क्या कहता है, हमें क्लोजिंग स्टॉक जो भी है साल के आखिर में हमारा स्टॉक बच रहा है हमें उसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पर या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, जो दोनों में से कम होगी। एग्जाम्पल, कॉस्ट है मान लो उसकी 4,000 रुपये, वो स्टॉक आपने 4,000 में ख़रीदा था, लेकिन अब मार्केट में वो बिक रहा है 3,000 रुपये का। मार्केट में अगर वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखें तो वो बिक रहा है 3,000 का। तो आपको जो दोनों में से कम है उस पर रिकॉर्ड करना है, आप 3,000 पर रिकॉर्ड करोगे। आप पहले से ही 1,000 रुपये का घाटा लेकर चल रहे हो, आपने अपनी किताबों में से 1,000 रुपये ऑलरेडी हटा दिए, आपने 3,000 पर रिकॉर्ड कर दिया। तो ये प्रिंसिपल कहता है उसकी वैल्यू, लॉसेस के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, पहले से ही आप कम प्राइस पर रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्टॉक है उसको पहले से ही कम प्राइस पर रिकॉर्ड कर लो ताकि आपका फ्यूचर में अगर आपको नुकसान होगा तो आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये आपसे ये जो पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, ये आपसे 1 मार्कर में MCQ में या ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है लॉसेस के लिए पहले से प्रिपेयर रहो, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन मत करो। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है अनटिल रियलाइज्ड, जब तक प्रॉफिट हमारे हाथ में ना आ जाए तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन बट ऑल लॉसेस, लेकिन सारे के सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, आज हमने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, जो कहता है ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। फिर हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट, जो कहता है सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो जो मनी में हो। देन हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कहता है कि अपने बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। फिर हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर, जो कहता है सारी की सारी सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में दिखाओ। मटीरियलिटी कहता है कोई ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, कोई ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के हमारे बिजनेस में पैसा लगाए या ना लगाए, या वो डिसीजन मेकिंग को उनकी
इन्फ्लुएंस कर सकता है। और प्रूडेंस एट द एंड हमारा कहता है कि सारे के सारे लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहो, लेकिन प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशंस मत करो, उनको रिकॉर्ड मत करो। अभी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स और रहते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप उसके लिए पार्ट 3 देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।